बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम मोहब्बत में नाकामी यानी डिसअपॉइंटेड लव के होम्योपैथिक इलाज के हवाले से बात करेंगे। होम्योपैथी एक ऐसा बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीका इलाज है जिसमें ऐसे बहुत सारे मसाइल का हल मौजूद है जिनको आम तौर पर बीमारी नहीं समझा जाता या जिनको आम तौर पर लाइलाज समझा जाता है। मिसाल के तौर पर आपने सुना हुआ होगा कि कहा जाता है कि वहम का कोई इलाज नहीं, जबकि होम्योपैथी में हर तरह के वहम का इलाज मौजूद है। मसलन मरीज़ को ये वहम है कि मैं गंदा हूँ, वो बार बार हाथ धोता है, उसकी हमारे पास दवाएं मौजूद हैं। मरीज़ को ये वहम है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है या उसको जिन भूत नज़र आते हैं, उसकी हमारे पास दवाएं मौजूद हैं। मरीज़ को ये वहम है कि मैंने अभी घर का ताला बंद नहीं किया, तो वो बार बार घर का या दुकान का जाके लॉक चेक करता है, उसकी हमारे पास दवाएं मौजूद हैं। या फिर खा मखा बिला जवाज़ कोई शक करता है, उसकी हमारे पास दवाएं मौजूद हैं। गर्ज़े के हमारे पास बहुत सारे ऐसे मसाइल का होम्योपैथी में इलाज मौजूद है जिनको आम सोसाइटी में या तो लाइलाज समझा जाता है या फिर उनको बीमारी समझा ही नहीं जाता। हालांकि ये सारे मसाइल और इस तरह के और भी बहुत सारे मसाइल, इनका अंदरूनी डिस्टरबेंस के साथ ताल्लुक़ होता है। और जब पूरे इंसान के अंदर एक इज्तिमाई डिसहार्मनी पैदा होती है और उसके दिमाग के मुख्तलिफ जो केमिकल्स हैं जो मुख्तलिफ़ अवामिल सर अंजाम देते हैं, उनमें अदम तवाज़ुन पैदा हो जाता है, अनबैलेंस हो जाते हैं, तो उससे इस तरह की कैफियत पैदा होती हैं। मसलन खौफ है, गुस्सा है, शक है, हसद है, जलन है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो इसी तरह मोहब्बत में नाकामी ये भी आम तौर पर हमारी सोसाइटी में या तकरीबन हर सोसाइटी में भी ये देखी जा सकती है। एक आदमी है, मर्द है, औरत है, उसको किसी से मोहब्बत हो जाती है और अगर वो मोहब्बत हासिल नहीं कर पाता तो उसकी तबीयत पर उसके असरात आते हैं और सम टाइम वो असरात इतने बढ़ जाते हैं। अब अगर तो वो आदमी रैशनल है और उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि वो उन चीज़ों को के ऊपर काबू पा सके और अपनी नॉर्मल लाइफ उसके बाद मैनेज कर सके, तो वो तो मेडिकली फ़िट आदमी है। लेकिन अगर कोई शख्स उसके बाद अपनी नॉर्मल लाइफ मैनेज नहीं कर पाता और उन असरात से जो वाक़या या जो हादसा उसके ऊपर गुज़रा है उसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ ही डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस मौजूद है, वो अंदर से कमज़ोर है और वो इम्बैलेंस उस शख्स को अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के आगे रुकावट बन रहा है। तो जिस तरह और मैंने मसाइल बताए हैं, इसी तरह एक मसला है, ये मोहब्बत में नाकामी आम तौर पर नौजवान लड़कों लड़कियों को हो जाता है और हमारी सोसाइटी में मामलात भी इस तरह के हैं कि मर्ज़ी से अक्सर शादी नहीं की जाती, करने दी जाती, ख़ानदानी मामलात होते हैं और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो उसमें बाज़ बेचारे बच्चे और बाज़ बच्चियाँ वो इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो उसके बाद एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के काबिल ही नहीं होते। उनके अंदर बहुत सारे ज़हनी मसाइल और नफ्सियाती मसाइल पैदा हो जाते हैं और उन ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल की वजह से वो ना अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, ना कोई कारोबार कर सकते हैं, ना आगे स्टडी कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी ही सारी ख़राब हो जाती है। तो उस सिलसिले में नाकाम मोहब्बत के हवाले से आम तौर पर तमाम होम्योपैथ जानते हैं कि हमारे पास चंद दवाएं बहुत मशहूर हैं और उन दवाओं से काफ़ी सारे केसेस बेहतर भी होते हैं। लेकिन उन दवाओं के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी दवाएं हैं जो हमारी आम मशहूर दवाएं हैं उनसे हट कर। मसलन आम तौर पर हम समझते हैं कि इग्नेशिया नाकाम मोहब्बत की बड़ी दवा है और यही अप्लाई की जाती है, लेकिन इग्नेशिया की एक मखसूस कैफियत है, एक मखसूस कंडीशन है। अगर मोहब्बत में नाकामी के बाद वो मखसूस कंडीशन और वो मखसूस कैफियत पैदा होती है तो फिर इग्नेशिया काम करती है। एक ये भी कहा जाता है कि एक्यूट मसाइल, अगर रिसेंटली मोहब्बत में नाकामी हुई है और उसकी वजह से तबीयत ख़राब है,
तो वहाँ इग्नेशिया काम करेगी, और अगर क्रॉनिक हो गया तो वहाँ नेट्रम म्योर है। ठीक है, ये नेट्रम म्योर की बात हुआ तो किसी हद तक सही है, क्योंकि नेट्रम म्योर इग्नेशिया से डीप एक्टिंग रेमेडी है, लेकिन नेट्रम म्योर की कंडीशन और कैफियत बिल्कुल अलग होती है। अच्छा, अब हमारे पास जो फर्स्ट ग्रेड रेमेडीज़ है डिसअपॉइंटेड लव के चैप्टर में या रूब्रिक में, उनमें सबसे पहले औरम है, चूँकि ये अल्फ़ाबेटिकल आती हैं। फर्स्ट ग्रेड की हमारी रेमेडीज़, उनमें औरम, आयोसाइमस, इग्नेशिया, नेट्रम म्योर, फास्फोरिक एसिड और स्टेफिसैग्रिया है। अच्छा, मोहब्बत में नाकामी पर बात करने से पहले हम थोड़ी सी मोहब्बत पर बात करते हैं कि होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से मोहब्बत के कौन कौन से ज़ाविये हो सकते हैं, और किस तरह का या किस रेमेडी का मरीज़, उसकी मोहब्बत के पीछे बैकग्राउंड में उसके कौन से जज्बात होते हैं, किन जज्बात की बिना पर उसे मोहब्बत होती है, या उसके अंदर क्या कमी होती है जिसको पूरा करने के लिए वो शदीद मोहब्बत में मुब्तला होता है। तो अगर हम इन दवाओं को देखें, नेट्रम म्योर और इग्नेशिया और आरम, तो इनमें फ़र्स्ट ग्रेड की दवाएं, तो इनमें आरम को अगर देखें तो आरम, इसकी सिम्टम्स हम देखते हैं तो उसमें इंतहाई मायूसी और अपने नाकारा होने का, अपने नाकाम होने का एहसास, और उसके साथ फिर सुइसाइडल टेंडेंसीज पैदा होती हैं। लेकिन ये पैदा होती क्यों है? ये तो नाकामी में, मोहब्बत की नाकामी में पैदा होती हैं ना। तो जब नाकामी तो बाद में आती है, उस इंसान के अंदर असल कैफियत क्या होती है जिसके रद्द अमल में या जिसके नतीजे में ये कैफियत पैदा होती हैं। तो असल में औरम, ये पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो ये आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी की रो में, 6th रो में आता है, पीरियोडिक टेबल की 6th रो में। तो इसमें जो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत हाई होता है। औरम का पेशेंट अगर किसी से मोहब्बत करेगा तो वो आम तौर पर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी की बेस पर करेगा। वो समझता है कि ये जो शख्स है, इसके साथ मोहब्बत करना और इसको एक अच्छी लाइफ देना और इसकी केयर करना, इसका ख्याल करना, इसका फाइनेंशियली और इसकी हर तरह की प्रोटेक्शन करना, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, और ये मैंने हर सूरत में पूरी करनी ही करनी है। और अगर वो ज़िम्मेदारी पूरी ना कर सके, उसके अंदर रुकावट पैदा हो, उसके आगे मसाइल पैदा हों, तो फिर उस एहसास ज़िम्मेदारी के बदले में उसके अंदर शदीद डिसअपॉइंटमेंट पैदा होती है। वो अपने आप को नाकाम समझता है, अपने आप को नाकारा समझता है। देखिए ना, अपने आप को नाकाम और नाकारा समझना, इसका लिंक बनता है एहसास ज़िम्मेदारी के साथ। अगर किसी बंदे में एहसास ज़िम्मेदारी ना हो तो वो अपने आप को नाकाम क्यों समझे? तो अगर औरम का पेशेंट अपने आप को शदीद नाकाम समझता है तो इसका मतलब ये है कि उसके बैकग्राउंड में शदीद किस्म का एहसास ज़िम्मेदारी मौजूद है। बहरहाल, अगर मैं इन तमाम रेमेडीज़ पर डिटेल से बात करूं तो बहुत लंबी हो जाएगी बात, और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़रा मुख्तसरन अपने आज के टॉपिक पर आता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेफिसैग्रिया। पिछले दिनों में मेरे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल केस आया है जिस पर मैंने स्टेफिसैग्रिया अप्लाई की है। उसका फॉलो अप आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, थोड़ी सी मैं और रेमेडीज़ की मुख्तसरन बात कर लूँ। जैसे कि मैंने औरम की बात की, उसके बाद हमारी नेक्स्ट रेमेडी नाकाम मोहब्बत की हायोसाइमस है। तो हायोसाइमस, ये आप जानते हैं कि ये बेलाडूना की फैमिली से दवा है, बेलाडूना फैमिली से। और बेलाडूना फैमिली, इनमें इंतहाई किस्म का खौफ पाया जाता है। अकेलेपन का खौफ होता है, तन्हाई का खौफ होता है, अंधेरे का खौफ होता है। और बेलाडूना की फैमिली या हायोसाइमस में जब मोहब्बत होगी तो वो किसी और वजह से नहीं होगी, बल्कि वो अपने अकेलेपन की वजह से होगी। मरीज़ अपने आप को तन्हा महसूस करता है, अकेला महसूस करता है, उसको अकेले में खौफ आता है,
तन्हाई में खौफ आता है, अंधेरे में खौफ आता है, इनसिक्योर फील करता है, तो वो इस खौफ को ख़त्म करने के लिए अपने साथ किसी को चाहता है, और जो उसको साथ देता है उसके साथ उसको मोहब्बत होती है, जिसकी मौजूदगी में उसका खौफ का एहसास कम होता है। तो हायोसाइमस में दरअसल जो मोहब्बत होती है वो अपने खौफ को कम करने के लिए होती है। जिस शख्स की मौजूदगी में अपने खौफ का एहसास कम हो जाए उसमें पेशेंट इजी फील करता है, और फिर इसमें हाई सेक्सुअलिटी भी पाई जाती है, बेलाडोना में भी पाई जाती है, और बेलाडोना की फैमिली की दूसरी दवाएं हैं उनमें भी पाई जाती है। तो हायोसाइमस में भी आप जानते हैं कि सेक्सुअलिटी हाई लेवल की पाई जाती है, तो इसमें इसकी मोहब्बत में एक सेक्स का एलिमेंट भी होता है। आगे इग्नेशिया की अगर हम बात करें तो इग्नेशिया ये सदमे से हसास होती है, या अगर मर्द भी हो तो वो सदमे से हसास होता है, उससे किसी किस्म का सदमा बर्दाश्त नहीं होता। तो अगर उसको ये खौफ महसूस हो कि जिससे उसने मोहब्बत की है या जिसके वो करीब है वो उसको छोड़ जाएगा, तो उसको एक शदीद किस्म का शॉक होता है, जो शॉक उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त होता है, और उस शॉक के नतीजे में इग्नेशिया का पेशेंट मर्द हो या औरत हो, वो खामोशी और सिसकियाँ और रोना और आहें भरना और चिड़चिड़ापन और अकेले होकर चुप करके एक साइड पे बैठना, और उसके जो इग्नेशिया की मशहूर अलामात हैं वो सारी उसमें पैदा होती हैं। अच्छा, अब हम आते हैं नेट्रम मेयर पर। तो नेट्रम मेयर का जो मरीज़ है उसकी मोहब्बत कैसी होती है? नेट्रम मेयर इसमें मोहब्बत होती है, मतलब है अटैचमेंट होती है। इसमें वाकई एक मोहब्बत है जो एक अटैचमेंट की कैफियत होती है। इसको अपने अंदर एक कमी, अपनी शख्सियत के अंदर, अपनी ज़ात के अंदर एक कमी महसूस होती है, और ऐसा कोई भी फ़र्द जो उसकी शख्सियत को प्रोटेक्ट करे, जो उसकी ज़ात को मुकम्मल करे, या उसकी मौजूदगी में उसके साथ रहकर उसको अपनी ज़ात मुकम्मल महसूस हो, तो उसके साथ उसको मोहब्बत होती है। और फिर चूँकि ये नेट्रम, ये दो चीज़ें हैं, एक इसमें नेट्रम है और दूसरा इसमें मेयर है क्लोरीन। तो नेट्रम की ये खसूसियत है कि इसको अपनी ज़ात में कमी महसूस होती है, और जबकि क्लोरीन की ये खसूसियत है कि इसमें तन्हाई, इसमें जुदा होना, इसमें सेपरेशन बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, इसमें सेपरेशन का इशू होता है। तो नेट्रम का पेशेंट वो मोहब्बत इस तरह करता है कि उसको एक तो जिसके साथ मोहब्बत है उसके बग़ैर अपनी ज़ात में कमी, अधूरापन महसूस होता है। इग्नेशिया की तरह वो सेंसिटिव नहीं होता, सदमे से सेंसिटिव नहीं होता, बल्कि उसको अधूरापन महसूस होता है। तो उस अधूरेपन के साथ उसको सेपरेशन का खौफ भी होता है। तो जब अगर इस तरह का वाक़या हो जाए कि सेपरेशन हो जाए, तो फिर वो शदीद मायूसी में और डिसअपॉइंटेड लव की कंडीशन में चला जाता है। उसके बाद आगे एसिड फास है। तो एसिड फास में फास्फोरस में चूँकि ये नेट्रम से रिलेटेड ही, नेट्रम के ग्रुप से है, तो इसमें भी एक तरह की अटैचमेंट होती है, और अपनी ज़ात की यानी कि तकमील का एहसास होता है, और बल्कि इसका मरीज़ अपने आप को ख़ुद मुकम्मल समझता भी है। और जब फिर यानी इसमें ज़्यादा एलिमेंट अटैचमेंट का होता है, फास्फोरस में मोहब्बत होती है, अटैचमेंट होती है, और फिर जब उसमें नाकामी हो जाए तो फिर उसमें शदीद किस्म की जो साथ वीकनेस है, जो एसिड फास में वीकनेस पाई जाती है, आसाबी वीकनेस हो जाती है, दिमागी कमज़ोरी हो जाती है, याददाश्त ख़राब होना शुरू हो जाती है, जिनसी कमज़ोरी हो जाती है, सारे का सारा जिस्म, भूख ख़राब हो जाती है, पूरे का पूरा ऑर्गेनिज़म वो मुतासर होता है। और इस तरह की जो एसिड फास की कंडीशन हम मटीरिया मेडिका में पढ़ते हैं, वो एसिड फास के मोहब्बत में नाकामी में होती है। तो अब हम आते हैं स्टेफी सैग्रिया में। तो स्टेफी सैग्रिया का ये बहुत ही ब्यूटीफुल केस है। स्टेफी सैग्रिया आप जानते हैं कि ये
आम तौर पर मशहूर है गुस्से की दवा, कि एक तो इसके मरीज़ को गुस्सा आता बहुत जल्दी है, और फिर गुस्सा जल्दी आने के साथ साथ गुस्से के इफ़ेक्ट्स इस पर बहुत ज़्यादा होते हैं। थोड़ी सी गुस्से वाली, मामूली सी गुस्से वाली बात हुई तो उससे उसकी तबीयत के ऊपर उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं, उसको सर दर्द होता है, उसका ब्लड प्रेशर का मसला बनता है, और हत्ता कि इसके साथ गुस्सा दबाने से जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है और वो मुसलसल लंबे अरसे तक रहती है तो इसमें ब्रेन ट्यूमर तक पैदा हो सकता है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रेन ट्यूमर का एक केस स्टेफी सैग्रिया से बेहतर हुआ था, शिफायाब हुआ था। तो स्टेफी सैग्रिया, इसमें जो पेशेंट आया हमारे पास वो बताता है कि दिमाग पर बोझ है, घबराहट है। ये 24 साल का मेल है और 1 साल इसकी शादी को हुआ है, लेकिन इसकी स्टोरी बड़ी थोड़ी सी दुखी है, क्योंकि जहाँ ये शादी करना चाहता था वहाँ इसकी शादी नहीं हो सकी। तो अब हम देखते हैं कि स्टेफी सैग्रिया की लव किस तरह की होती है, और फिर स्टेफी सैग्रिया की डिसअपॉइंटेड लव कैसी होती है, कि उसकी मोहब्बत में क्या कैफियत होती है, और जब वो मोहब्बत में नाकाम हो जाए तो उस वक्त उसकी क्या कैफियत होती है। मरीज़ कहता है दिमाग पर बोझ है, घबराहट होती है, तन्हाई में बैठता हूँ, कहीं जाने को दिल नहीं करता। मैंने पूछा घबराहट की तफसील बताएं, तो कहता है टेंशन बहुत होती है। टेंशन के बारे में थोड़ा सा और आगे मज़ीद बताएं, तो कहता है डर खौफ इतना होता है। डर इसी बात का होता है, ज़रा सी बात पर डर होता है और हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। अब अगर आप औरंग की कैफियत को देखें, इग्नेशिया की कैफियत को देखें, नेट्रम म्योर की कैफियत को देखें, तो नेट्रम म्योर में इस तरह की कैफियत नहीं होगी। इग्नेशिया में आएँ भरना, सिसकियाँ भरना, और जो ग्लोबस हिस्टेरिकस, आपने वो गले के अंदर गोला सा महसूस होना, खाना ना खाना, और इस तरह की कैफियत हैं। लेकिन इसका मरीज़ कह रहा है कि मेरे हाथ पांव कांपने लग जाते हैं डर और खौफ की कैफियत में। आगे मैंने उससे पूछा कि आप इस कैफियत को थोड़ा सा तफसील से बयान करें, तो कहता है टेंशन की वजह से भी मैदे में बहुत गैस होती है, ज़रा सी बात पर इतना खफगान आता है, दाएं पहलू में दर्द होता है, यानी ज़रा सी बात पर गुस्सा आता है और उसकी वजह से दर्द होना शुरू हो जाता है दाएं पहलू में। कहीं भी जाऊं, महफिल में, लोगों के सामने, तो इतनी घबराहट होती है कि कोई चीज़ खाई नहीं जाती, मसलन कोई रोटी दे तो वो भी नहीं खाई जाती। यानी कहीं गैदरिंग है, लोग इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे हैं, तो ये शख्स अगर ये भी वहाँ मौजूद है तो इससे गैदरिंग में बैठकर खाना नहीं खाया जाता। तो इसमें रूब्रिक्स आ सकती हैं जो आप मतलब है स्ट्रेंजर्स प्रेजेंस, आप स्ट्रेंजर एग्रावेशन या कंपनी अवर्जन, या इसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इस तरह की बहुत सारी रूब्रिक हैं जो इससे रेलेवेंट हैं इस कैफियत के। अच्छा, मैंने कहा कि आप घबराहट की थोड़ी सी वजाहत करें कि घबराहट में आपकी कैफियत क्या होती है, आपके दिल की कैफियत क्या होती है घबराहट में। तो कहता है ज़रा सी बात हो तो हंसी मजाक के वक्त तबीयत ख़राब हो जाती है, यानी कोई भी हंसी मजाक करे, कोई मजाक की बात करे तो उस वक्त उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है। मैंने कहा जो तबीयत ख़राब होती है उसकी कैफियत बताएं, कैफियत क्या होती है। कहता है घबराहट बहुत होती है, लोगों के बीच में नहीं जा सकता, लोगों के दरमियान जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकते, क्या आपको फील क्या हो रहा होता है। कहता है जी एहसास कमतरी होती है, टेंशन होती है कि ये लोग मेरे बारे में क्या समझेंगे, मेरे बारे में बातें करेंगे। अब ये जो मेरे बारे में बातें करने हैं, ये जो कैफियत पैदा हुई है ये उसकी डिसअपॉइंटेड लव के बाद पैदा हुई है। क्या बातें करेंगे या क्या होगा, उसकी थोड़ी सी मज़ीद वजाहत जब पूछी तो पता चला कि दोस्तों के पास आऊँ तो दोस्त मेरे पास आएँ, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। मैं दोस्तों के पास जाऊँ, ये दोस्त मेरे के पास जाएं तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, और मेरे ज़हन में ऐसा होता है कि ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, तो इसकी भी रूब्रिक्स हैं कि पीपल लुकिंग एट हिम या एट हर, और डिल्यूजन में आता है, और टॉकिंग अबाउट हिम, और डिल्यूजन, क्रिटिसिज्म, इस तरह की इसमें आती हैं रूब्रिक। क्रिटिसाइज्ड
मॉक्ड ऐड की भी शायद रूब्रिक है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। किसी दोस्त के पास कोई चीज़ हो, वो किसी दोस्त को दिखाए तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी वजह से ऐसा कर रहे हैं। इसकी वजाहत उसने की कि अगर किसी दोस्त के पास मोबाइल है और वो साथ बैठे हुए किसी दूसरे दोस्त को दिखा रहा है तो इसको ये फ़ील होता है कि ये मुझे दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मेरे पास चूँकि ऐसा मोबाइल नहीं है तो ये मेरी इंसल्ट करने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ कोई बात ना ज़्यादा क्लियर नहीं हुई तो फिर मैंने उससे पूछा कि आपके घर में, हाँ यहाँ एक और बात थोड़ी सी मैंने क्लियर की कि जब ऐसा होता है तो ऐसे मौके पर आपकी कैफियत क्या होती है, अंदरूनी कैफियत क्या होती है, आपके अंदर की दिल की और दिमाग की जो सिचुएशन कैफियत है, फीलिंग्स हैं, वो क्या होती हैं। तो वो कहता है कि तबीयत ख़राब हो जाती है, धड़कन तेज़ हो जाती है, हाथ भी कांपते हैं। यहाँ अभी तक कोई ऐसी वाज़ेह क्लियर चीज़ नहीं आई जिसके ऊपर प्रेस्क्रिप्शन दी जा सके, दवा तजवीज़ की जा सके। आगे मैंने पूछा, मैंने कहा कि जब से ये आपके मामलात पैदा हुए हैं तब से आपकी लाइफ में कोई वाक़या ऐसा हुआ हो, कोई ख़ास ऐसा इवेंट, कोई ख़ास ऐसा हादसा या वाक़या जिसके बाद ये मसाइल पैदा हुए तो वो भी बताएं। कहता है घर में गुर्बत की वजह से मामलात होते हैं। स्कूल जाता था, स्कूल से वापसी पर दुकान पर जाता था और बहुत टेंशन होती थी कि स्कूल का काम भी करना है और दुकान पर भी जाना है। अब यहाँ भी डिल्यूजन, ही इज़ पुअर या फाइनेंशियल लॉस या इस तरह की रूब्रिक्स आ सकती हैं, लेकिन बात कोई क्लियर नहीं हो रही थी। फिर आगे मैंने पूछा कि वो हालात आप थोड़े से तफसील से बताएं जो आप बता रहे हैं। तो कहता है मैं 3 पेपर्स में मैं फ़ेल हो गया तो मैंने दोस्तों के साथ रब्ता ख़त्म कर दिया। यानी स्कूल से दुकान पर जाता था, वो पूरा काम नहीं कर पाता था और पूरी तवज्जो से पढ़ नहीं पाता था, और तो 3 पेपर्स में फ़ेल हो गया तो दोस्तों के साथ उसने बिल्कुल रब्ता मुनक़ते कर दिया, मिलना जुलना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्या फ़ील हुआ, दिल भर गया, मुझे यूँ लग रहा था कि ये लोग मजाक उड़ाएंगे। तो ये मजाक से सेंसिटिव होना, ठीक है, ये स्टेफ़ी सैगरिया की ख़ास चीज़ है कि उसके बारे में लोग बात करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको उसकी हतक करेंगे, उसकी इंसल्ट करेंगे। ये स्टेफ़ी सैगरिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता टेंशन और ये बीमारियां शुरू हो गई। मैं उनके साथ बात करूं तो वो कहेंगे कि बात ठीक नहीं, गलत है, मजाक उड़ाएंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे। इल्ज़ाम क्या मतलब, मैं बात करूं तो वो कहेंगे कि आपकी बात ठीक नहीं है, हर बात पर मजाक उड़ाएंगे। ये बार बार मजाक उड़ाने की आ रही है बात, और मजाक उड़ाने के हवाले से ये स्टेफ़ी सैगरिया बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अच्छा, और स्टेफ़ी सैगरिया की रेलिवेंट दूसरी दवा कौन सी है, वो पल्सटीला है। ये इसकी फैमिली से है। उसके बाद और क्या है, दरअसल एक लड़की से शादी करना चाहता था। मैंने कहा और कुछ अहम वाक़यात अगर हैं तो वो भी बताएं। कहता है जी एक और बहुत अहम बात है, वो ये है कि दरअसल एक लड़की से शादी करना चाहता था, घर वाले मान नहीं रहे थे। 1 साल से टेंशन रही, 1 साल बहुत टेंशन रही, तकरीबन 2017 में। मैंने कहा जी जब वो नहीं मान रहे थे और ये सिचुएशन आप पर गुज़र रही थी, ये हालात गुज़र रहे थे, तो उस वक्त आपकी फीलिंग्स और आपकी दिल की कैफियत, इंटरनल कंडीशन क्या थी वो बताएं। कहता है सीने में दर्द होता था, बाईं जानिब दोनों उन दिनों में परेशानी बहुत होती थी। घर वाले मान ही नहीं रहे थे, वो लोग चले गए, उस लड़की की कहीं और शादी हो गई। मैंने कहा जो आपने कहा है कि परेशानी बहुत होती थी, उस परेशानी की कैफियत बताएं। कैफियत क्या है परेशानी की, फीलिंग्स क्या है। परेशानी तो एक आम वर्ड है जिसमें फीलिंग सामने नहीं आती। आप फीलिंग बताएं कि अपने आप को अपने अंदर, अपने दिल में, अपने दिमाग में फ़ील क्या हो रहा होता था। तो कहता है दिमाग पर भी बोझ होता था, थकावट रहती थी, बुखार रहता था। थोड़ा सा और मज़ीद वजाहत से बताएं तो वो कहता है दोनों कनपटियों पर हाथ रख कर कहता है घबराहट बहुत होती थी और गुस्सा भी बहुत आता था।
ये वो पॉइंट है जहाँ पर आकर स्टेफी सैगरिया क्लियर हो रही है। गुस्सा बहुत आता था, यानी वो सारी चीज़ें जो उसने अब तक बताई हैं कि उसको मोहब्बत थी, हालात ऐसे होते थे, दोस्तों के साथ ये मामला था, घर वालों के साथ ये मामला था, ये सारी हैं एक्सटर्नल चीज़ें। जो इंटरनल चीज़ है, जो उसकी अपने अंदर की फीलिंग थी, वो है गुस्सा। इन सारे हालात में उसको गुस्सा आता था, शदीद गुस्सा होता था। और गुस्सा आता था, सर में दर्द होता था हर वक्त, गुस्सा आता था, तबीयत बहुत ख़राब होती थी। यानी इस सारे पीरियड में जो उसके अंदर की, उसके दिल की, उसके जहन की, उसके दिमाग की कैफियत होती थी, वो होता था गुस्सा। और उस गुस्से की वजह से फिर उसकी तबीयत ख़राब होती थी। और फिर आगे जब मैंने पूछा कि आप उस गुस्से में फिर आप क्या करते थे, गुस्से में थोड़ा सा इसके बारे में और बताएं कि और क्या कैफियत क्या होती थी उस गुस्से में। तो ज़ाहिर है, अब हम अगर एलमेंट्स फ्राम एंगर को भी लें तो उसके अंदर भी हमारे 60-70 मेडिसिन आती हैं, तो उसको भी हमने डिफ्रेंशिएट तो करना है। अगरचे पीछे हम चीज़ों को लेकर आएँ तो उनमें स्टेफी सैगरिया आ तो रही है, लेकिन जो स्टेफी सैगरिया का अपना सेंट्रल पॉइंट है, जो हमारा आम तौर पर किताबों में लिखा हुआ है और जिससे स्टेफी सैगरिया खुल कर वाज़े तौर पर सामने आती है, वो चीज़ अभी तक सामने नहीं आई थी। तो जब उससे पूछा कि आप अपने गुस्से को थोड़ा सा बयान करें, तो कहता है जी मैं गुस्से को कंट्रोल करता था, गुस्से को कंट्रोल करता था, और उस वक्त ये सारी मेरी हालत ख़राब होती थी। तो ये है स्टेफी सैगरिया की लव, कि स्टेफी सैगरिया का पेशेंट, उसको मतलब है वो मोहब्बत के दौरान वो मजाक किए जाने से हसास होगा, वो लोगों की बातों से हसास होगा, वो ये समझेगा कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इस वजह से वो लोगों से छुपने की कोशिश करेगा, लोगों की तरफ आए जाएगा। यानी कि जिस तरह इसने बताया कि मैंने दोस्तों के साथ राब्ता ही मुनक़ते कर दिया कि वो मेरा मजाक ना उड़ाएं। और इस सारे माहौल में, इस